तो यार ले आयो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए किनिची द माइटिएस्ट डिसाइपल एपिसोड 6। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं हमारी वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन आपके लाइक और कमेंट पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे उतनी ही अगली वीडियो लंबी होगी। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सूजी जूजू की नीचे की टांग तोड़ने कोई जा रहा होता है कि अचानक से एक अनजान शख्स सूजी के मुंह पे 2-4 हमले करके उसे के नीचे से दूर करता है। अनजान शख्स का चेहरा हमें जूजू बताया जा रहा होता है। वो कहता भी है मुझे इतना तो मालूम पड़ गया था कि मेरे बाद तुम के नीचे के पीछे आओगे। और वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि तकेदा होता है। सूजी आई की तकेदा को अपनी नजरों के सामने देख के कहने लगता है केदा तुम्हारा इन चीजों में कोई काम नहीं है, दूर रहो। और बद से बदतर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने रैग्नारोक के एग्जीक्यूटिव मेंबर पे हाथ भी अपना उठाया। तकेदा उन्हें अपनी गिरी हुई निगाहों से घूरते हुए कहने लगता है मुझे अब तुम्हारी रैंकिंग वैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं रैग्नारोक को क्विट कर चुका हूँ। सूजी उसे वार्न करते हुए कहने लगता है तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो। हाँ, चूंकि तुमने क्विट करने का डिसाइड कर ही लिया है तो तुम्हें क्विट करने के रूल्स भी पता होंगे कि तुम रैग्नारोक के हर मेंबर से पिटोगे और अगर इसके बावजूद भी तुम्हारे जिस्म में कोई हड्डियां सलामत बच गई तो तभी तुम्हें क्विट करने की इजाजत दी जाएगी। सूजी अब गुस्से में बहते हुए अपने चूचों को ऑर्डर देता है कि तकेदा की हड्डी पसली तोड़ डालो। हालांकि तकेदा एक ही लम्हे में आसानी से उसके सारे के सारे चमचे को एक एक पंचे से सुला डालता है। अब तक तो तकेदा सिर्फ अपने राइट हैंड का यूज कर रहा होता है लेकिन अब देखते ही देखते तकेदा अपनी पॉकेट में से अपना लेफ्ट हैंड को भी बाहर निकालता है। जो देख के सूजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगता है मैंने तो समझा था तुम्हारा लेफ्ट हैंड पैरालाइज हो चुका है। केदा उसे वार्न करता है कि मैं तो सब अपने राइट हैंड से तुम्हारे बराबर था पर अब चूंकि मेरा लेफ्ट हैंड भी एक्शन में वापस आ चुका है अगर यही भूसा तुम अपने मुंह पे नहीं चाहते तो मुझसे दूर रहो। जी के चमचे जब दोबारा से उसके रास्ते में आने की कोशिश ही करते हैं तो तकेदा उन्हें वार्न करते हुए कहने लगता है पिछली बार मैंने तुम्हारे चूचों पे अपना हाथ हल्का रखा था मगर यकीन करो मेरे लेफ्ट हैंड में इतनी ताकत है कि मैं एक ही हमले से तुम लोगों के जबड़े तक तोड़ सकता हूँ। ये सब सुन के सूजी के चमचे डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। ये चीज तकेदा के लिए एक सुनहरा मौका होता है। तकेदा के नीचे को अपनी बाहों में लेके यहाँ से निकलने लगता है। सूजी गुस्से से अपने चमचे को ऑर्डर देता है कि उसे यहाँ से भागने मत देना। हमें मालूम पड़ता है सूजी ने यहाँ पे अच्छी खासी डैमेज ली होती है जिस वजह से वो सही से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा होता। भागते भागते तकेदा के नीचे से कहने लगता है तुम्हारी मसल पावर बढ़ चुकी है जिस वजह से मुझे उठाने में तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। तकेदा को फिक्र होने लगती है कि सूजी के चमचे उससे पकड़ लेंगे। कैंसे माँ बीच में आते हुए उससे कहने लगता है पीछे मत देखो बच्चे और आगे भागते रहो। और बस ये कैसे माँ के कहने की देर होती है कि वो अपने एक ही पैर से पूरे के पूरे ब्रिज को तोड़ डालता है। कहानी दोबारा से तकेदा की ओर जाती है जहाँ पे वो कनीची का शुक्रिया कहता है कि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया और तुम्हारी वजह से मैं आखी सामे सेंसे से मिला। उन्होंने मेरे पैरालाइज हाथ को ठीक कर डाला और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 1 महीने के बाद बॉक्सिंग भी शुरू कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सी में कनीची को जू होश आती है। सारे रॉयल जंपाकू के सारे मास्टर्स कनीची के सर पे सवार होते हैं। वो उसे कोस रहे होते हैं कि हमारी इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बावजूद भी तुमने कैसे एक गुंडे को खुद से जीतने दिया। कनीची काफी ज्यादा डर जाता है और वो मियो को कस के गले लगाता है। मियो उसका साथ देते हुए कहने लगती है कि मेरे दोस्त से तुम लोग दूर ही रहो। और इसके बाद सकाकी कनीची को वार्न करते हुए कहने लगता है ये तुम्हारी हार की खबर जू फैलेगी। जो गुंडे तुमसे डरा करते थे अब वो भी तुमसे पंगा लेने आएंगे। कनीची इसका मतलब है जो गुंडे तुम पे दिन में 1 बार हमला करते थे अब हर वक्त तुम पे लगातार हमले होते रहेंगे। कनीची डर के मारे मियो को और भी कस के गले लगा रहा होता है किस्सा में। और सकाकी उससे यही कह रहे होते हम तुम्हें डराना तो नहीं चाहते बच्चे मगर जब तुम स्कूल जा रहे हो तो अपने पीठ पीछे जरूर नजर रखना, घड़ी घड़ी देखते रहना, कहीं से भी हमला हो सकता है। के बाद कैसे माँ कनीची को वीडियो दिखाते हुए कहने लगता है जब तुमने उसे जमीन पे पटक डाला था तुम्हारे पास इस पूरी फाइट को एंड करने का मौका भी था अगर नहीं तुम्हें तो खुशी हो रही थी अपनी काबिलियत पे। कनीची ये वीडियो टेप देखते हुए कहने लगता है कैसे माँ आप इतनी देर से छुप के बैठे हुए थे मेरी मदद करने के बजाय। उसी सी में हम स्कूल में देख पाते हैं जब मियो अपने क्लब को लौट के चली जाती है। हमें निजिमा से मालूम पड़ता है कि उसने ये खबर पूरे स्कूल में फैला दिया है कि किनिची सूजी नाम की गुंडे से हारा है। इसी लम्हे में निजिमा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि किनिची डरपोक यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। किनिची यहाँ से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और वो निजिमा को कोस रहा होता है कि मैंने तो समझा तुम मेरे दोस्त हो। तो सुन के निजिमा अपने मन में सोचने लगता है दोस्त हाँ इसमें कोई शक नहीं है अगर
सच कहूँ तो मैं तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे को लेके काफी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। पता नहीं इतने हार्ड वर्क कब से करने लगे। तुम्हारी ट्रेनिंग, वो डेडिकेशन, वो भड़कते हुए शोले, इसके लिए मेरे दिल में काफी बड़ी इज्जत है। मैं तो बस देखना चाहता हूँ क्या तुम वाकई में अपने आप को बदल सकते हो। हाँ, एक ऐसा शख्स जिसको पूरी जिंदगी बुली किया जाता था, क्या वो अपने आप को बदल सकता है? और इसी वजह से मुझे कभी कभार तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कदम लेना पड़ता है कि नीचे खतरनाक सूरत हाल में जो तुम्हारी हिम्मत है वो सब कुछ के पास ही होती है। मैं तुम्हें वाकई में बदलते हुए देखना चाहता हूँ। और हाँ, जब तक मुझे मजा आ रहा है तो इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे इसकी जर्रा भी परवाह नहीं है। क्या इसके लिए मुझे केनिची का जीना हराम क्यों ना करना पड़े। चलो देखते हैं तुम कैसे जीरो से हीरो बनोगे। तो इस सीन में हम देख पाते हैं उन गुंडों ने केनिची को घेर लिया होता है पूरे तरीके से। और इससे पहले वो केनिची को छू भी पाते हैं कि दोबारा से तकेदा उसकी मदद के लिए यहाँ पे टूट पड़ता है। तकेदा की बॉक्सिंग की रेपुटेशन इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो गुंडे यहीं से डर के मारे भाग निकलते हैं। जिस पर केनिची उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी दोबारा से मदद की। यूं ही दोनों के दोनों आपस में बातें करते हुए जाने ही लगते हैं कि तभी उनके सामने रैग्नारोक का युकिटा द थ्रोवर आ जाता है। यहाँ पे रैग्नारोक के बंदों को ऑर्डर दिया हुआ है कि तुम लोग तकेदा को ढूंढो। युकिटा उसे यहाँ पे आके कहने लगता है, तकेदा क्या तुम वाकई में रैग्नारोक को छोड़े हो? युकिटा उससे कहने लगता है, मुझे तुम शुरू से ही पसंद नहीं थे तकेदा, और मुझे चिढ़ होती थी कि मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता था। पर अब चूंकि तुम रैग्नारोक के हिस्से नहीं रहे, तुम हमसे शुरू से ही मुख्तलिफ थे। जब हम लोग हमला करते थे हम लोग परवाह नहीं करते थे कि पीछे से करें या आगे से, मगर तुम अपने अपोनेंट को इज्जत देते थे और उसके साथ सामने से मुकाबला करते थे और अपने से कमजोर लोगों पे हमला नहीं करते थे। पर अब चूंकि तुमने रैग्नारोक को छोड़ दिया, अब कहीं जाके मुझे समझ में आ रहा है तकेदा तुम एक असली स्पोर्टमैन हो और स्पोर्टमैन की जगह रिंग में होती है और वहीं पे उसकी इज्जत भी होती है। पर अब चूंकि मुझे ये समझ में आ गया तो मैं तुमसे अब नफरत भी नहीं करता, ना कि हम जैसे बेकार लोगों की तरह। तुम एक असली वॉरियर हो। तुम्हारी जगह बॉक्सिंग रिंग में, तुम हमारी तरह स्ट्रीट में बिलोंग नहीं करते। तो मेरे दोस्त जाओ बॉक्सिंग की रिंग में और छा जाओ। मैं अभी तो जा रहा हूँ, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं रैग्नारोक के बंदों को डिस्ट्रैक्ट रखूंगा। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, इससे थोड़ा सा डिले होगा, उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हें ढूंढने में, और शायद से हम अगली बार मिले तो मैं तुम्हारा दुश्मन होऊंगा। उनकी फ्रेंडशिप देख के केनिची की आंखों में आंसू बह जाते हैं और वो तकेदा से कहता है, तुम्हारे पास वाकई में काफी अच्छे दोस्त है, मेरे पास तो निजिमा जैसे कमीने दोस्त है। और अब केनिची को क्या पता उसके साथ रयो जंपाकू में क्या होने लगा है। हम जंपाकू की ऑफिशियल मीटिंग में देखते हैं जहाँ पे सारे मास्टर्स ये फैसला करते हैं कि हम केनिची को काफी हल्का में ले रहे थे। अब तक हमने उसे काफी मामूली ट्रेनिंग दी है, वक्त आ गया है कि हम उसे रयो जंपाकू की असली कोर्स वाली ट्रेनिंग दे। और एक ही हफ्ते में केनिची इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि सूची तो क्या बल्कि उससे बड़े बड़े खिलाड़ी भी केनिची का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मैं ये अनाउंस करता हूँ आज के दम से और आज के रोज से जी की कमर तोड़ ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। शुरू में तो केनिची सिर्फ 1-2 दिन के लिए रयो जंपाकू में रह रहा था, पर आज के बाद से वो हमेशा के लिए यहीं पे रहेगा, यहीं पे सोएगा, यहीं पे खाएगा, यहीं पे हिलाएगा और यहीं पे ट्रेनिंग भी करेगा। इसके कारण हम उसे 24 आवर्स तक ट्रेनिंग देते रहेंगे। हम उसकी जिंदगी को ही मार्शल आर्ट बना के रख डालेंगे। खुद को टूटता हुआ भी मार्शल आर्ट में पाएगा, बनता हुआ भी मार्शल आर्ट में पाएगा, मार्शल आर्ट में सांस लेगा, मार्शल आर्ट में ही मरेगा। हम उसे ये यकीन दिलवाएंगे कि वो मार्शल आर्ट का हिस्सा है, वो खुद ही मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट उसका धर्म है। कि आखिर में उसके पास सब 2 ही चॉइसेस होंगे, या फिर मार्शल आर्ट या फिर मौत। और चाहे जरूर अगर उसने मौत भी चुन ली तो मौत भी उसकी मार्शल आर्ट से ही होगी। और हाँ, इन द एंड ऑफ द डे उसके पास मार्शल आर्ट के अलावा कोई और चारा तक नहीं है। और जब ये सारी की सारी बातें मियो भी सुनती है तो उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। और अब हम रयो जंपाकू के सारे मास्टर्स के चेहरे पे एक कातलाना सी मुस्कुराहट देखते हैं। अब अगले सीन में हम केनिची को रयो जंपाकू में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो एक अजीब सी चीज नोटिस करता है कि आज उसके मास्टर उसकी ट्रेनिंग को लेके ज्यादा पुश नहीं कर रहे। मतलब कि जब वो ट्रेनिंग करते करते थक जाता था तो उसके मास्टर उसे मारते थे और फोर्स करते थे कि ट्रेनिंग और करो और सख्त से सख्त करो। और उल्टा इसके बजाय जब वो थक जाते हैं तो वो उसे कहते हैं थोड़ी सी सांस बढ़ लो केनिची, ट्रेनिंग तो चलती रहेगी, आराम से बैठो। इसी बात को लेके केनिची सकाकी से पूछने भी लगता है कि आप लोग मुझे इतने आराम से और प्यार से क्यों ट्रीट कर रहे हो। ना तो मियो के खिलाफ पानी के दौरान आप तो कहते हैं मियो से कि इसकी जान को नोच लो, और आज उससे कह रहे हो कि
उसे मारो मत। सकाकी एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है, ना मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता किनिची, कि हमारे डोजो का तो एक ही रूल है कि प्यार से ट्रेनिंग दो। ये सब देख के किनिची को शक होने लगता है कि जल्दी कुछ होने वाला है और होगा तो काफी ज्यादा भयंकर होगा। किनिची समझ आता है कि ये मास्टर्स मुझे अपने मुंह से बताएंगे तो खुद नहीं, और चूंकि आपचाय थोड़े छोटे दिमाग के तो उससे बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान है। आपचाय गुस्सा रही होता है तो किनिची उससे पूछने लगता है, हे आपचाय क्या चल रहा है? आपचाय काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कहने लगता है, आपचाय को किसी प्लान के बारे में मालूम नहीं है तो मुझसे मत पूछो। तो किनिची एकदम उसके पास आते हुए कहने लगता है, ओ अच्छा प्लान, वैसे तो मैंने प्लान का जिक्र किया ही नहीं, तो बताओ आपचाय क्या चल रहा है? वजह से अगले सीन में किनिची सारे के सारे मास्टर्स को बिठा के पूछने लगता है, मुझे मालूम पड़ गया आप लोग जरूर मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हो। इस पर वो लोग किनिची को बताते हैं कि आज के बाद से और आज के दम से तुम हमारे यहीं पे रहोगे। इसके चलते ही तुम फिर रयो जंपाकू के ऑफिशियल डिसाइपल खिलाओगे। किनिची समझ जाता है कि उसकी मौत होके ही रहेगी। किनिची यहाँ से फौरन से भाग निकलता है। आकिसा में उसे इतनी आसानी से भागने का मौका न देता, पर यहाँ पे हम देख पाते हैं किनिची की ट्रेनिंग वाकई में रंग ला रही है। हालांकि किनिची जैसे मामूली फाइटर को पकड़ने में इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता। इन सब के बाद आकिसा में और सेकाकी किनिची को समझाने लगते हैं, देखो किनिची, वैसे भी तो हर एक ह्यूमन ने एक ना एक दिन तो मरना ही है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम पहले मर जाओ या बाद में मर जाओ। अलबत्ता माँ कैन से उन्हें रोकते हुए कहने लगता है, इसका तो किनिची कभी भी यहाँ पे रहने के लिए तैयार ही नहीं होगा। मैं बताता हूँ कि एक असली मर्द दूसरे मर्द को कैसे कन्विंस करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे किनिची, तुम मियो के साथ एक ही छत के तले होगे, तुम्हें मियो के साथ टकराने का मौका मिलेगा। सुबह के वक्त तुम्हें शिगुरे के बड़े बड़े देखने का मौका मिलेगा, मियो को नहाते वक्त झांकने का मौका मिलेगा, और कितनी मोटिवेशन चाहते हो मेरे बाप। ये सब सुन के किनिची फौरन से तैयार हो जाता है यहाँ पे रहने के लिए। अगले सीन में यही बात किनिची अपने डैड को बता देता है। ये बात उसके डैड के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर वो भी समझ जाता है कि वक्त आ गया कि किनिची अपने लिए खड़ा हो और एक मर्द की तरह लड़े। कि फादर को भी अब आइडिया सा होता है कि वहाँ पे उसे काफी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इस वजह से ये उसके फादर के लिए काफी मुश्किल स्टेप होता है, पर उसे ये भी मालूम है कि पहले किनिची रोते हुए सब उसकी मदद के लिए आता था, पर आजकल वो खुद अपने लिए खड़े होकर लड़ता है। ये बात उसके डैड के लिए काफी है कि उसका बेटा एक बुज़दिल नहीं है। अगले सीन में किनिची अपना बढ़िया बिस्तरा उठा के रयो जंपाकू की ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है। अगले सीन में किनिची अपने मास्टर्स के सामने कदम जमा के खड़ा होता है। एल्डर उसे कहने भी लगता है, किनिची मेरे बच्चे, काश कि तुम्हारा रास्ता सीधा होता। आज के दम से और आज के रोज से तुम हमारे ऑफिशियल डिसाइपल हो। सकाकी उसे कहने लगता है, तुम हमें बीच बीच में सेंसे भी बुलाते हो, अगर किनिची आज के बाद से तुम हमें सब मास्टर ही कहोगे। किनिची नोटिस करता ये लोग हमेशा हंस रहे होते हैं और मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर आज ये लोग काफी ज्यादा सीरियस है। मुझे भी एटलीस्ट इनके लिए सीरियस रहना पड़ेगा। जो सुन के किनिची कहता है, ठीक है मास्टर सकाकी। सकाकी आगे से कहता है, किनिची मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। किनिची मास्टर सकाकी और जोर से चलाता है। सकाकी उससे फिर से कहता है, किनिची तुम्हारी आवाज में दम नहीं है। तो अगली बार किनिची दम लगा के अपनी आवाज को जोर से चिल्लाते हुए मास्टर सकाकी का नाम पुकारता है। जो सुन के सारे मास्टर अपने सख्त रवैये को ड्रॉप करते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, ये मजेदार होगा। और किनिची फिर मान जाता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता। किस्सा में ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले किनिची को एक एडवाइस देता है, किनिची प्लीज मरना मत, बस जो भी करना लेकिन मरना मत। ये सुन के किनिची की फट के हाथ में आ जाती है। आकिसा में किनिची से ये कहता है, आज तक हमने तुम्हें जितनी भी हार्ड ट्रेनिंग दी है उनके बारे में सोचो। किनिची सोचने लगता है कि आज तक उसने जितनी भी ट्रेनिंग की है उसमें तो वो यहाँ तक मरते मरते भी बचा है। तो आकिसा में उसे बताता है, हाँ वो पिछले ट्रेनिंग्स के दिन तुम्हारे लिए जन्नत जैसे थे। ये सुनने की देर होती है। किनिची यहाँ से फौरन से अपनी जान बचा के भाग के निकलने लगता है। पर अब काफी देर हो चुकी होती है। इसी के साथ किनिची की टफ ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। किस्सा में उसके ऑलमोस्ट जान को लेते हुए कहने लगता है, अब बंदे की जान खतरे में होती है तो वह सबसे ज्यादा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर तुमने अपनी ट्रेनिंग को सीरियस ना लिया तुम किसी भी लम्हे में किसी भी वक्त मर सकते हो। किनिची की हिम्मत को बढ़ाने के लिए फिर उसे ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद किनिची के हाथों को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, कहते हुए कि तुम अपनी टांगों से चलते हो, जिस वजह से तुम्हारी टांगों की मसल तुम्हारी हाथ की मसल से 3
3 गुना ज्यादा पावर रखती है। तो आज के बाद से तुम रयो जंपाकू में अपने हाथों से चलोगे। और आज बस केनिची मरते मरते ही बचता है और इसी के साथ रयो जंपाकू के पहले दिन की रात होती है। केनिची को अपनी जान प्यारी होती है और रात के वक्त वो यहाँ से जिंदा भागने की कोशिश करता है, मगर वो नोटिस करता है कि रात के वक्त आपचाय और शिगुरे पूरे के पूरे रयो जंपाकू का पहरा दे रहे हैं। उसकी निंजा आय से बच के यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नीचे किताब पढ़ा होता है कि यहाँ से भागने के पैंतरे। उसी एस्केप वाली किताब में से उसे अपने फादर का एक लेटर मिलता है और जबकि आज रयो जंपाकू का पहला दिन होता है, लेकिन उस लेटर में लिखा होता है, मेरे प्यारे बेटे, मुझे याद भी नहीं है कि तुम्हें घर को छोड़े हुए कितना वक्त हो चुका है, लेकिन अगर तुम इस किताब को पढ़े हो इसका मतलब है तुम भागने की सोच रहे हो। लेकिन एक चीज को याद रखना, तुम अपनी माँ के और मेरे बेटे हो और तुम हर किस्म की मुश्किलात के आगे अपने कदम जमा के खड़े हो सकते हो और उन्हें पार भी कर सकते हो। तो भागने की बजाय उनका सामना करो मेरे बेटे। पढ़ने के बाद केनिची की जान में जान आती है और उसकी मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सूरज की रोशनी नहीं है बिना बारिश के, कोई सुकून नहीं है बिना दर्द के। जो दर्द का मतलब मालूम है, मैं सख्त से सख्त दिलों को पिघला सकता हूँ। सारी रात की परछाइयों में चांद की कमी थी। काली रात में मैंने हजारों सितारों को सजाया पर कुछ यूं महसूस ना हुआ। सख्त से सख्त मेहनत का फल डेजर्ट की गर्मी के जोर को तोड़ सकता है। हम मर्द पैदा हुए हैं, लड़ना हमारा जीवन है। और कुछ इसी अल्फाजों में मैं केनिची की फीलिंग्स को बयान कर रहा हूँ। केनिची भी यही कहता है कि मैं मर्द हूँ और मर्द भागता नहीं है। और ये सारी की सारी बातें जंपाकू के मास्टर्स बाहर खड़े होकर सुन रहे होते हैं। तभी अगले सीन में कैंसे केनिची को रात के अंधेरे में बाहर बुलाता है और उससे अपने पीछे आने के लिए कहता है। अब कैंसे उसे रयो जंपाकू की गहराइयों में हॉट स्प्रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है। यह आपचाय ने एक्सीडेंटली खुदाई करते करते पाया। इससे उसे बताता है कि शिगुरे और मियो रात के वक्त यहाँ पे रोजाना नहाते हैं। रास्ते में शिगुरे ने काफी ज्यादा जाल बिछा के रखे होते हैं और इन मुश्किलात को पार करते करते उनका रिलेशन एक मास्टर और स्टूडेंट से कई गुना ज्यादा बढ़ के होता है। और जब वो लोग अपनी मंजिल पहुंच जाते हैं, बिला आखिर यही रिलेशन 1 मिनट में टूट जाता है, सिर्फ और सिर्फ बूबीज को पहले देखने के लिए। पर अपनी मंजिल में पहुंचने के बावजूद भी वो लोग पाते क्या है, एक बाबे को नहाते हुए। यूं ही केनिची को रयो जंपाकू में ट्रेनिंग करते करते 1 हफ्ता गुजर जाता है। वो सुबह के 4 बजे उठ के अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करता है और गहरी रात तक इसकी ट्रेनिंग जारी रहती है। इस वजह से केनिची पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। यूं दूसरे सीन में केनिची के साथ शॉपिंग पे गई होती है और पीछे से केनिची की सिस्टर डोजो को विजिट करने आती है। डोजो में वो आपचाय को देख के काफी ज्यादा डर जाती है। यूं ही पैनिक करते करते वो डोजो से भागने को ही जा रही होती है कि इसी में वो ऊपर से नीचे गिरती है। अरे यार, ऐसा तो उसने सोचा था, गिरने से पहले ही आपचाय उसे गिरने से बचा लेता है। तब कहीं जाके उसकी सिस्टर को रियलाइज होता है कि आपचाय उसे मारना नहीं चाह रहा था। थोड़ी देर में उसकी सिस्टर आपचाय की बेस्ट दोस्त भी बन जाती है। जी, जब शॉपिंग से वापस पहुंचता है तो उसकी सिस्टर आते सारी उसे गले लगाती है। थोड़ी देर में यहाँ पे केनिची की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है और उसकी बहन होनोका भी देख रही होती है। यहाँ पे वो एक ही चीज नोटिस करती है कि मियो तो सब उसे पटकती जा रही है। अरे यार, इसके बाद केनिची जब आपचाय के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, होनोका कहती है ओ आपचाय पे तो मुझे भरोसा है, वो काफी अच्छा बंदा है। पर यहाँ पे तो आपचाय उसकी सबसे गंदी किस्म की धुलाई करता है। देखिए होनोका की आंखों में आंसू बढ़ आते हैं। होनोका एक चीज नोटिस करती है, कितनी मार खाने के बावजूद भी केनिची अपने पैरों पे खड़े होकर कहने लगता है, बचाए प्लीज, मैं राउंड 2 के लिए रेडी हूँ। होनोका आज पूरा दिन एक ही चीज देखती, वो अपने भाई को बार बार पिटता हुआ देखते ही उसके भाई को कभी इधर से पटकते और कभी उधर से पटकते। मजीद होनोका से ये देखा ना जा रहा होता। वो आकी सामे से मिन्नत करने लगती है कि प्लीज आज के लिए इतना काफी है। होनोका ये सब कुछ रोते हुए कह रही होती है। इस पर आकी सामे कहता है, तुमने ठीक कहा बच्ची, मैं तो रुकने के लिए तैयार हूँ, पर मसला यहाँ पे यह है कि तुम्हारा भाई तैयार नहीं है क्विट करने के लिए। ये उसके कहने की देर होती है। केनिची पूरे तरीके से जख्मी होता है और इसके बावजूद भी वो आकी सामे से कहने लगता है, प्लीज एक और राउंड के लिए मैं रेडी हूँ। होनोका की नजर जब अपनी भाई की आंखों में पड़ती है, वो इन नजरों से अच्छे से वाकिफ होती है। उसकी नजरों में वो भड़कती हुई आग होती है और ये आंखें होनोका ने एक बार बहुत पहले भी देखी होती है। होनोका को 2 लोग बुली करते हैं कि तभी उसका भाई उससे बचाने आया था, कि उन्होंने केनिची को भी काफी ज्यादा मारा और पीटा। पर इसके बावजूद भी केनिची बार बार खड़ा होता गया अपने पैरों पे और उस वक्त उसकी आंखों में वही भड़कती हुई आग थी। आखिरकार केनिची की हिम्मत देके वो 2 गुंडों की ही घिली होगी और वो डर के मारे वहां से भाग गए थे। आखिरकार इतने दिनों के बाद होनोका उसकी आंखों में दोबारा से वही सेम लुक
दुख पाती है। किनिची दोबारा से खड़ा होकर आकिसामे पे टूट पड़ता है। आकिसामे उसे बार बार पटकता जा रहा होता है। वो नोटिस करती है कि उन सबको भी किनिची से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो सारे लोग भी किनिची की आंखों में वो उसकी हिम्मत और जुनून और जज्बे को देख पाते हैं। और इतने सालों से मैं सब समझती थी कि मैं ही अपने भाई को समझ पाती हूँ और उसके जुनून और जज्बे को भी, मगर दिखने से तो लगता है ये लोग भी मेरी भाई की हिम्मत से वाकिफ है कि सीने में जो शोले से दसे पड़े और उन शोलों से भड़कती हुई आग, जुनून, वो जज्बा, उसकी हिम्मत, इन सब चीजों से ये लोग भी वाकिफ है। हुई इन्हीं सब में शाम हो जाती है और किनिची होनोका से कहता है कि तुम बार बार मुझे विजिट करने मत आओ, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ अपनी ट्रेनिंग से। सबसे बढ़ के मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मुझे देखे कि मैं कितना फत्ताड़िक हूँ और बस मार ही खाता रहता हूँ पूरा दिन। होनोका वादा करती है, ठीक है, आज के बाद से मैं आपको देखने नहीं आऊंगी। अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी सिस्टर होनोका दोबारा से खेलने आई होती है, पर किनिची उससे पूछने भी लगता है, ओए उस वादे का क्या? होनोका उससे बताती है, मैंने जरूर प्रॉमिस किया था कि मैं आपको देखने नहीं आऊंगी। तो हाँ, मैं आपको देखने नहीं आई बल्कि मैं आपाचाई के साथ खेलने आई हूँ। एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम किनिची को स्कूल में देखते हैं। पर आप स्कूल अटेंड करने के बाद जब घर जाने का वक्त आता है, मियो इजुमी के सामने आके किनिची से कहने लगती है, चलो किनिची अब घर चलते हैं। पर इजुमी पूछने लगती है, तुम लोग एक साथ रोजाना घर क्यों जाते हो, वो भी एक ही रास्ते से? पर मियो से बताती है, क्योंकि हम लोग एक ही घर में रहते हैं। क्योंकि ये सुन के इजुमी का दिल टूट जाता है और इजुमी दिल ही दिल में क्योंकि किनिची के लिए फीलिंग्स रखती होती है। पर किनिची अपनी सफाई पेश करा भी होता है, मगर इजुमी अब एक भी ना सुनती। देखती देखते कहानी तुरंत से एक खतरनाक सा मोड़ लेती है। एक अनजान शख्स को देख पाते हैं जिसपे काफी लोग काफी सारे हथियारों से हमला कर रहे होते हैं। उसके जिस्म के साथ वो हथियार जो जो टकराता ही होता, वो अपने आप ही टूट जाता होता। इतना पावरफुल है उसका जिस्म। और वो कहता भी है कि आज रोयोजंपाकू के मास्टर्स का आखिरी दिन है। कहानी किनिची पे जाती है जहाँ पे वो मियो के खिलाफ जो स्पारिंग कर रहा होता है। तो मियो के खिलाफ एक हमला करने का मौका मिलता है, पर इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा हिचकिचा रहा होता है। इसी हिचकिचाहट में मियो उसे आसानी से हरा डालती है। देख के कैसे कहने लगता है, मियो ने तुम पे खुद हमला करने का मौका दिया, पर इसके बावजूद भी तुम उस पे हमला करने में नाकाम रहे। सुन के किनिची काफी ज्यादा डिप्रेस होता है और वो इसी बात को लेके सकाकी से जब पूछता है, सकाकी उससे बताने लगता है, मुझे नहीं पता कि कमजोर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, मगर हाँ मुझे इतना तो जरूर मालूम है कि कुछ लोगों को मौका मिलता भी है, पर इसके बावजूद भी वो हमला नहीं करते कि उन्हें अपने अपोनेंट के काउंटर अटैक से डर लगता होता है। इस बात का डर होता है कि अगर तुम्हारे अपोनेंट ने जानबूझ के ओपनिंग को खोली हो या फिर वो उन्हें आसानी से डॉच कर ले तो जाहिर सी बात है तो अगला बार तुम्हारे मुंह पे होगा। पर जहां तक मेरी बात है, मेरा तो एक हमला ही काफी है, तो इस वजह से मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं जरूर हमला करता हूँ। काकी किनिची को एक असली मर्द बनने का ऑर्डर देता है और वो उसे बताता है, सूरत हाल जैसी मर्जी हो, जब तुम्हें हमला करने का मौका मिले तो करो, क्योंकि यही एक असली मर्द होता है। मर्द किसी चीज से नहीं डरता। कहने के बाद सकाकी भी चला जाता है यहाँ से और अब सारे के सारे मास्टर्स डोजो को छोड़ के किसी काम के लिए बाहर जाते हैं कि आपाचाई शिकोरे तो होनोका के साथ खेल रहे होते हैं डोजो के बाहर। तभी पीछे से वही अनजान शख्स टूट पड़ते हैं रोयोजंपाकू पे। वही बंदा है जिसने अपनी मसल पावर को इतना ज्यादा सख्त किया हुआ है कि उस पे किसी भी किस्म का हमला काम ही नहीं करता। अनजान शख्स आते सारी कहने लगता है कि हम लोग इस डोजो के मास्टर से लिपटने आए हैं। शख्स का नाम गोंसाई होता है और बेसिकली ये भी एक डोजो का मास्टर है। और अब ऊपर से कोई डोजो का मास्टर यहाँ पे मौजूद नहीं होता। किनिची काफी ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। हालांकि मियो उन्हें अंदर बुलाते हुए कहने लगती है, अगर आप लोग हमारे डोजो के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको हमारी स्पारिंग फीस को बढ़ना होगा। पर फाइटर को लड़ने से पहले 10,000 येन को पे करना होगा। गोंसाई के तो चमचे कहने लगते हैं, बॉस हमें फीस देने की क्या जरूरत है, इस डोजो पे बस हमला करना शुरू करते हैं। गोंसाई उन्हें फीस देते हुए कहने लगता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं फजूल टाइम वेस्ट करूं, मुझे बस सकाकी से लड़ना है। मियो फीस लेने के बाद कहने लगती है, मास्टर सकाकी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब आपको मुझसे लड़ना होगा। सब कुछ सुनने के बाद गोंसाई को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न आती और वो मियो पे जूजू हमला करने को ही जा रहा होता है। अचानक से पीछे से किनिची चिल्लाते हुए कहने लगता है, ओए हिम्मत भी मत करना। नीचे काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है, मियो को हाथ लगाया तो तुम्हारे ही हाथ तोड़ के तुम्हारे ही हाथों में पकड़ा दूंगा। हमारा सर तो वैसे भी एक क्रैब जैसा दिखता है। जो सुन के गुस्से में बहते हुए वो अपने चूचों को ही कहता है कि मुझ पे बैट से हमला करो। उसके चमचे जैसा जैसा वैसा ही करते हैं जैसे कि वो कहता है और सारे के सारे बैट उसके जिस्म के साथ टकराते ही टूट जाते हैं। ये सब कुछ वो किनिची को अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए कह रहा होता है कि अब तुम मुझसे लड़ सकते हो। किनिची को काफी ज्यादा डर लगने लगता है, पर इसके बावजूद भी
वो मियो को लड़ने ना देता। वो यही कहता है कि मैं रयो ज़म्पाकू का फर्स्ट डिसाइपल हूँ, अगर मास्टर नहीं होगे तो कोई लड़ेगा तो वो मुझसे लड़ेगा। ज़ाइफोना से अब किनिची पे जूजू अपनी लाश से हमला करने को जा रहा होता है। किनिची 24 घंटों से अपचाय के अंडर ट्रेनिंग करने की वजह से यह हमलों को आसानी से देख पा रहा होता है, और इसके बावजूद भी उसका जिस्म इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता कि वो उस हमले को डॉज कर पाता। यही वजह से गैंजाई उसे अपनी लाश से उड़ा के फेंकता है। उसके एक हमले में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि किनिची की नाक से बढ़ बढ़ के खून निकल आता है। मियो को भी किनिची की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। गैंजाई ये देख के कहने लगता है, मैंने तो रयो ज़म्पाकू के बारे में काफी अफवाहें सुनी थी, दिखने से तो लगता है रयो ज़म्पाकू इतना ज्यादा पावरफुल था ही नहीं। तुम उनके फर्स्ट डिसाइपल हो और इतने ज्यादा कमजोर हो, तो इसका मतलब तुम्हारे मास्टर्स भी तुम्हारी तरह ही होंगे। जबकि लोग सकाकी को 100 डैन इन स्ट्रीट फाइटिंग कहते हैं। हाँ, बेकार। अपने मास्टर की बेइज्जती किनिची से सुनी ना जाती, और वो जब जाने ही लगता है तो किनिची पीछे से खड़ा होकर उससे कहने लगता है, ओए क्रैप हेड, तुम्हें किसने कहा तुम यहाँ से जा भी सकते हो? क्रैप हेड ये देख के कहने लगता है, वैसे तुम्हारी दाद तो बनती है कि तुमने मेरी इतनी खतरनाक पावरफुल किक के बावजूद भी अपने कदम जमा के रखे। क्रैप हेड अपना जिस्म को सख्त करते हुए कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जितना दम है, जितनी पावर है, जितना भी तुम्हारे जिस्म में जूस है, उस सब का इस्तेमाल करके मुझ पे हमला करो। सुन के किनिची की वहीं पे गीली हो जाती है। उसमें हिम्मत ना होती कि वो आगे एक कदम भी ले पाता। कि हम सबको मालूम है किनिची ऐसे मौके से डरता भी है, जबकि उसे मौका मिल रहा है हमला करने का भी। किनिची का जिस्म कांप उठता है। किनिची डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगता है, और यहाँ पे उसे सकाकी की बात याद आती है। मौका मिलने के बावजूद भी लोग इसलिए हमला नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने दुश्मन के काउंटर अटैक से डर लगता है। और उसे यूं पीछे हटता देख के क्रैप हेड अपने जिस्म को रिलैक्स करते हुए कहने लगता है, तुम तो बेकार हो। वहाँ पे किनिची को अपने मास्टर की बात याद आती है, जब तुम्हें मौका मिले तो उस मौके को पालो। वहाँ पे किनिची देखता है कि क्रैप हेड पूरे तरीके से चौकंदा नहीं है, अब तो इसने अपने जिस्म की मसल टिश्यूज को भी रिलैक्स कर दिया है। इसका मतलब इसका जिस्म अब नरम हो चुका है। मौका देख के किनिची एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक खतरनाक किस्म का हमला करता है। ये देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किनिची के पंचेस पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं, जिस वजह से क्रैप हेड अच्छी खासी डैमेज लेता है। कहीं जाके किनिची को भी मालूम पड़ता है कि वो वैसे डर रहा था, उसकी पावर इतनी है कि वो यहाँ तक इसे हरा भी सकता है। इससे हमें पता चलता है कि किनिची को अपनी ताकत के बारे में ही मालूम नहीं है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यही सब कुछ उसे मास्टर सकाकी ने सिखाया होता है। किनिची भी तैयार होता है उससे लड़ने के लिए, पर इससे पहले क्रैप हेड किनिची को छू भी पाता। वक्त पे मास्टर सकाकी आके क्रैप हेड का हमले को आसानी से रोक लेते हैं, और वो कहता है, अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो मेरे डिसाइपल से क्यों पिट रहे हो? अगर तुम वाकई में ही मुझसे लड़ने आए हो तो मेरे डिसाइपल से लड़ रही क्यों? सकाकी उसके हाथ की ताकत को देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होके कहने लगता है, क्या तुम हमसे लड़ने आए हो, इतने कमजोर? और सकाकी किनिची को बताता है कि मैं तुम्हारी फाइट देख रहा था और मुझे काफी फख्र है। बस देखते ही देखते सकाकी अपने खतरनाक हमलों से इस पूरे के पूरे डोजो के मेंबर्स को हरा डालता है, उनके मास्टर समेत। मियो ने उनसे 10,000 येन फीस तो ले ली होती है लड़ने की, पर अब सकाकी ने जानबूझ के इनकी हड्डियां तोड़ी होती है ताकि उन्हें आकी सामे की क्लिनिक भेजे। वहां पे ये लोग आकी सामे की क्लिनिक के पैसे बढ़ेंगे और इससे हमारे डोजो का खर्चा पानी निकल आएगा। ये लोग इस तरह हर फाइटर के साथ करते हैं। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।